नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जी हां, आपको बता दें राष्ट्रपति का चुनाव है उसकी बिसात अभी से बिछनी शुरू होगी। 4 महीने इसमें बाकी है। जुलाई में माना जा रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि एनडीए जो है अब कोशिश ये कर रहा है कि उसकी पसंद का उम्मीदवार राष्ट्रपति बनाया जा सके और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से तो कोशिशें जारी है ही। और इसीलिए आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का भी अभी तक सदस्यता जो है लोकसभा की वो अभी तक भी उन्होंने उससे इस्तीफा नहीं दिया है। तो उसके पीछे कारण यही है क्योंकि हर एक वोट की वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां बीजेपी अपनी कोशिशों में पुरजोर तरीके से लग गई है, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अब बीजेपी को रोकने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया और यह रणनीति बिहार से शुरू हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। एक गठबंधन और गैर बीजेपी दलों को एक साथ लाने की कोशिश उन्होंने की है। एक वार्ता उनके साथ की है। मुलाकात के बाद कयास जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लगाए जा रहे हैं। और वहीं कल जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये पूरा जो मामला है बड़ा गंभीर मामला है और बीजेपी को रोकने के लिए सभी गैर बीजेपी दलों को एक मंच पे आना होगा। राष्ट्रपति चुनाव के जिस तरीके से बयार है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो ताना बना इसको लेकर बुना जा रहा है उसमें किस तरीके से सेंध लगाई जाए इसकी कवायद करते हुए लालू प्रसाद यादव भी सामने आया। उन्होंने सोनिया गांधी से बात की है। सोनिया गांधी ने उन्हें बुलाया है दिल्ली में मिलने के लिए। अगले हफ्ते वो उनसे मिलने भी जाएंगे। लेकिन वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी की बात करें तो उन्होंने भी सोनिया गांधी से मुलाकात करी है और जो ताना बाना इस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार खड़े करने को जो बुना जा रहा है उसके अंदर जो बड़ा नाम है वो प्रणब मुखर्जी का भी है। और आपको यहां यह भी बता दें प्रणब मुखर्जी से चुनाव लड़ने की जब इजाजत मिलेगी, उनसे जब हामी वो भर देंगे तो उसके बाद हो सकता है कि उन्हें भी विपक्ष जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करे। तो वहीं शरद पवार को लेकर भी चर्चा जो है वो जोरों पर है। तो अब कुल मिला के कहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो यकायक तेज हो गई और सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट करने की विपक्ष को कोशिशें जारी। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा था आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। मैडम बोली कि मैं बात करना चाहती हूं तो कब ठीक होगा। अगले सप्ताह बोली थी कि कोई टाइम बता दीजिएगा। तो टाइम बता दीजिएगा तो ऑफिस को कम्युनिकेट कर दीजिएगा। तो हम बोले कि हम अवश्य आएंगे अगले सप्ताह में। वो हो सकता है। हम लोग तो बराबर बोल रहे हैं कि महागठबंधन बने, सब लोग इकट्ठे हों और मायावती जी, कांग्रेस पार्टी, अखिलेश जी, ममता जी और यहाँ हम लोग तो गठबंधन में यहाँ हैं। महागठबंधन का फलाफल सबको मिला ही है और देश को बचाने के लिए कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस से जरूरी है सबको कि अपना अपना ईगो छोड़ कर लोग एक प्लेटफार्म पर आए, बात करें, उससे ही रास्ता निकलेगा। तो चलिए अब दिल्ली के अंदर एक नई बिसात जो है वो बिछना शुरू हो गई है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सारी सरगर्मियां जो हैं तेज है। हमारे साथ हमारा पैनल इस पर डिस्कशन के लिए जुड़ रहा है। तारुफ करा देता हूं, बीजेपी से मनीष पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील शर्मा जी कांग्रेस से जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। विनोद यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। बसपा से विष्णु कुलवाल साहब भी हमसे जुड़ेंगे। सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां एकदम तेज हो गई है क्योंकि 5 राज्यों के तो चुनाव के परिणाम आए हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है उसके बाद से कोशिशें यही है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से चाह रहे थे कि राज्यसभा में उनका जो बहुमत है वो नहीं आया है और अब करीब करीब जो उनका अगर मत प्रतिशत की तरफ अगर देखें तो करीब करीब 73 के आसपास सीटें जो है राज्यसभा में बीजेपी गठबंधन की हो गई है। तो
कितना इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि जिस तरीके की फिलहाल बात जो चल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष जो हो एकजुट हो गया है, मायावती हैं, और बात अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की करें तो वो भी साथ में आने को तैयार हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश तो पहले से ही हैं, और सीताराम येचुरी जो हैं वो भी अब साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ने मुलाकात सोनिया गांधी से की है। लालू प्रसाद यादव भी अगले हफ्ते उनसे मुलाकात करने वाले। तो क्या लगता है, ये ताना बाना बुनकर क्या एक बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि एक जिस तरह से जो सत्तारूढ़ जो दल अपने बहुमत की ओर बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से कई एक के बाद एक राज्य में भाजपा का भी मतलब प्रसार बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में कि कहीं न कहीं उस पे चेक बैलेंस करने के लिए कहीं न कहीं किसी महत्वपूर्ण पदों पर विपक्ष का सशक्त दावेदार भी हो, और इसी के बहाने मतलब राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्ष अपने आप को तोड़ना चाह रहा है कि किसी न किसी रूप में आगे वाला जो है जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है या जितने भी चुनाव हों, उसमें कहीं न कहीं वो अपने टक्कर दे सके। तो एक ये परीक्षण भी हो जाएगा, और इस बहाने मतलब विपक्ष जो है मजबूत, कोई ऐसे प्रत्याशी को, खासकर जो प्रणब मुखर्जी का आपने जो नाम लिया, और वो मुझे लग रहा है कि दोबारा चुनाव उसको बना लिया जाएगा वापस से उनको प्रत्याशी खड़ा करने के लिए। तो एक प्रणब मुखर्जी ऐसे सशक्त दावेदार हैं जिस पर पूरा मतलब विपक्ष जो है एक गुट हो सकता है। और भाजपा के लिए ऐसे ही है कि काफी कुछ एक टक्कर देने वाली स्थिति हो जाएगी कि किसी न किसी रूप में उसको अपना जो चुनाव का जीतना, अभी राज्यसभा में वो इतना उसका बहुमत नहीं है, तो लिहाजा विपक्ष भी ये देख रहा है कि इस चीज का हम लाभ ले लें तो आगे इसमें राष्ट्रपति चुनाव अगर उन्हीं का मतलब प्रत्याशी अगर हो जाता है तो एक चेक बैलेंस वाली स्थिति भी हो जाती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। बिल्कुल। मनीष पारिक साहब हमारे साथ हैं। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद सबसे बड़ी अगर बात करें तो अपने मनपसंद का इंडिया जो है वो चाहता है कि राष्ट्रपति बने ताकि स्थिति जो है काबू में रहे। क्या लगता है, जिस तरीके के आंकड़े जो आ रहे हैं, करीब करीब 48% मत जो हैं वो एनडीए गठबंधन के हाथ में नजर आ, लेकिन फिर भी अभी राष्ट्रपति अपने हिसाब से आप बनाएं, इसके लिए आपका उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब करीब 51% वोटों की जरूरत है। 3% का जो ये वोट का गैप है, ये कैसे पाट पाएंगे? क्योंकि शिवसेना भी जिस तरीके से तलखी लगातार दिखाती रही है, वो एक बड़ा फैक्टर आपके साथ खड़ा हो सकता है। वहीं जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनती हुई विपक्ष की तरफ से नजर आ रही है, एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर प्रणब मुखर्जी जैसा अगर प्रबल कैंडिडेट अगर विपक्ष के पास होगा तो आपकी मुश्किलात तो बढ़ेंगी। देखिए दुर्गेश जी, अभी ये 2% का विषय तो है जी, और यूपी में इस प्रचंड बहुमत के बाद, उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के बाद जो अल्टीमेटली जो वोटिंग कैपेसिटी है उसमें मेजर परिवर्तन आया है। मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लोक कल्याणकारी काम कर रही है उसको देखते हुए अन्य दल भी भाजपा को समर्थन देंगे। तो अभी ये कहना जल्दी है कि अगर मान लीजिए लालू यादव ने सोनिया गांधी जी से मिलने का समय मांगा है तो वो कोई राष्ट्रपति चुनाव में सक्सेस होने वाले हैं। ये बहुत छोटी बात है कि वो सब जितने विषय इन्होंने चलाए हैं, नीतीश कुमार भी कोई मोदी से दूर नहीं है। इसी तरह से शिवसेना में जो बात हुई है वो अलग बात है, लेकिन वो भी कोई संस्थागत एस्पेक्ट पर या विचारधारा के एस्पेक्ट पर भाजपा से दूर नहीं गए हैं। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो नया रास्ता खुला है बिहार का ही है। और आप देखिए कि यही घबराहट है लालू यादव जी की, कि जो अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई की, और जो पंजाब को लेके जहां वो इकट्ठे हुए तो उसमें मोदी जी ने भी नीतीश कुमार जी की नीतियों की बड़ाई कर दी है। उसके बाद जो लालू यादव जी का अकेला एक एक्शन ध्यान में आया है कि वो सोनिया गांधी जी से मिल लेना चाहते हैं, तो ये केवल जो पहले आए सो पहले पाए के आधार पर समर्थन पाने की वो है कि मैं तो पहले आ गया था आपके पास और हम मिल के करने चाहिए। अभी कोई सोनिया गांधी जी भी उनको समर्थन दे ही देंगी, ये कोई अलग बात है। लेकिन नीतीश कुमार जी के जो इक्वेशन है
उसी के कारण ये सब हड़बड़ाहट चालू हुई है और यही भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रपति चुनाव में विजय पाने की बात है उसको भी पुख्ता करता है। आप देखिए कि जो सबसे बड़ा बिहार में जो भी कोई सफलता मिली है उसमें 3 पार्टियों का योगदान रहा है और इसीलिए जो नीतीश कुमार जी हैं वहां के मुख्यमंत्री हैं उनका भूमिका ये चलते हुए कि वे नरेंद्र मोदी जी के नजदीक आ रहे हैं, ये सोच के इन्होंने ये बात की है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये बहुत जल्दी है और यही गैप है, जितना ये कोशिश कर रहे हैं उतना ही बीजेपी की जीत पुख्ता होती जा रही है। जल्दी की बात कर रहे हैं मनीष जी आप, लेकिन आप तो अभी से मिशन 2019 में अभी से जुट गए, तो उसको लेकर तो जल्दी नहीं की जा सकती, लेकिन इसको आप जल्दी मान रहे हैं। खैर, हमारे साथ सुशील शर्मा साहब भी जुड़ गए कांग्रेस से, उनसे जरा समझें। सुशील जी, क्या लगता है सोनिया गांधी के नेतृत्व में कोई दो राय नहीं है कि उनके नेतृत्व को सब मानते हैं और सोनिया गांधी के नेतृत्व में सबकी आस्था भी है और विपक्ष अगर कहीं एकजुट हो सकता है तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में हो सकता है। और अब इसकी कवायद शुरू हो गई, नीतीश कुमार ने इसकी पहल की, सीताराम येचुरी उनसे मिल चुके हैं, नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की, अब अगले हफ्ते लालू प्रसाद जी भी मिलने वाले हैं, ममता जी उनके साथ हैं, मायावती जी साथ आने को तैयार है। बीजेपी को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है और अब अगर देखें तो मैदान में राष्ट्रपति चुनाव एक सबसे बड़ा फैक्टर है, तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर अब सबके सामने है क्योंकि वो चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको, क्या सोनिया गांधी जी अगर नेतृत्व इसका करती हैं तो बीजेपी के लिए परेशानी का विषय खड़ा हो सकता है? और अगर प्रणब मुखर्जी अगर हां कर लेते हैं और वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के तौर पर सामने आते हैं तो क्या लगता है, क्या एक बार वापस से उनका टेन्योर मिल सकता है? वो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति जी के चुनाव में ये होता है कि सारी पार्टियां मिलकर के राष्ट्रहित में एक ऐसा कॉमन नाम ढूंढ लें जिसमें सभी लोग सहमत हों और वो राष्ट्रपति बिना चुनाव के हो जाए। ये स्थिति नहीं बनती तो फिर ये देखा जाता है कि जो दोनों पक्ष अपने अपने अनुकूल कैंडिडेट ढूंढते हैं जिससे वो दूसरे वोट, ज्यादा से ज्यादा वोटों को, ज्यादा से ज्यादा पार्टियों का समर्थन, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल सके, ऐसा प्रभावशाली व्यक्तित्व की तलाश होती है। और उसका परिणाम है कि प्रणब मुखर्जी जी साहब का नाम आ रहा है जो भी राष्ट्रपति हैं और सोनिया गांधी जी से सब लोग मिल रहे हैं। तो एक पहले भी 10 साल कांग्रेस की सरकार उन्होंने बनाई, उनके नेतृत्व में ही सरकार बनी और उनकी लीडरशिप में ही सारे काम हुए और प्रणब मुखर्जी उनकी लीडरशिप में राष्ट्रपति बने थे जी। सभी पार्टियों का विश्वास सोनिया जी के साथ है और सब मिलकर के एक मजबूत चेहरा, एक मजबूत विपक्ष देना चाहते हैं। और ऐसा आने वाले समय में जैसा लगता है और जिस तरह से लोग आपस में मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में भाजपा के साथ बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि वो अपना राष्ट्रपति बना ले, क्योंकि भाजपा दोहरी रणनीति चल रही है। तो 2019 की तैयारी कर रही है। अभी आपने कहा जो राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, जब सीबीआई ने अपील की थी, जब कांग्रेस शासन में, तब इन्होंने, मोदी जी ने बहुत हल्ले किए थे और जब सरकार में प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने वो एप्लीकेशन वापस लेने के बजाय उसको, अपील को आगे बढ़ाया और अडवाणी जी को जो राष्ट्रपति की लाइन में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, उनको हटाने का ये तरीका निकाला। अब ये 2 साल तक ट्रायल चलती रहेगी और राम मंदिर का मुद्दा ज्वलंत रहेगा। 19 में ये राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। विकास का कोई लेना देना नहीं है, सब चीजें भूल जाएंगी। ये रणनीति के तहत मोदी जी काम कर रहे हैं। वे अपने प्रतिद्वंदी को भी बैठा दिया और अब नए अपने लोगों के हिसाब से तलाश कर सकते हैं। तो भाजपा में भी अंतरिकला काफी है, आंतरिक रूप से ऊपर दिख नहीं रहा है। परामर्शदाता मंडल के लोग जो काफी असंतोष उनमें फैल रहा है, जो वरिष्ठ लोग उम्मीद करे बैठे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति तो बन ही जाएंगे, उससे भी रास्ते से हटा दिया अडवाणी जी को। तो ये सारा जो चल रहा है गेम प्लान, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि मोदी जी खुद घबराए हुए हैं और कोई कठपुतली टाइप किसी को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और विपक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई मजबूत, कोई आदमी, वैधानिक आदमी वहां बैठे जो देश को चलाने में मदद करे और देश को सही रास्ते पे लेके चले। तो प्रणब मुखर्जी सबसे ऊपर नाम है। अगर वो हाँ नहीं भरते हैं तो दूसरे विकल्प पे विचार होगा। और क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि बीजेपी अपना राष्ट्रपति बनाए, और वो मुझे नहीं लगता कि जो है भाजपा, विनोद यादव साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक दल है, विनोद वो भी यादव साहब हमारे साथ हैं, जरा उनकी भी राय लेते हैं। ज्यादा रुचि नहीं है। विनोद जी, क्या लगता है जिस तरीके से कवायद हो रही है, महागठबंधन का फॉर्मूला जो बिहार में हिट हुआ, वो उत्तर प्रदेश में चल नहीं पाया, प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। अब एक और कहना चाहिए मैदान में चुनाव का है और वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर है। अब सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक
गठबंधन तैयार करने की कोशिशें हो रही है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी इसमें साथ देगी? देखिए दुर्गेश जी, ये तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं और किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, किसी के साथ भी चुनावी तैयारियां हो सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव होता है उसमें दो तरह की बात होती है। एक तो यह है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार की जो बीजेपी की मनमानी नहीं चले, उसमें एक सहमति बन के अगर बात आती है तब तो अलग बात है। या ये हो सकता है कि राष्ट्रपति एनडीए का आ जाए और उपराष्ट्रपति यूपीए का आ जाए, इस तरह का भी एक सहमति की तैयार बन सकती है और आपसी सहमति से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और बीजेपी अपने किसी ऐसे कठपुतली टाइप आदमी को अगर वहां बैठाने का प्रयास करे जो बीजेपी की हर नीतियों का समर्थन कर जाए और देश की जो संसद है और देश की जो जनता है उसके प्रति जो राष्ट्रपति महोदय का जो एक दायित्व होता है उस निर्वहन से वो दूर रहे, ऐसे व्यक्ति का अगर चयन की बात आती है तो फिर विपक्ष निश्चित रूप से एकजुट होकर बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसको रोकने के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया और ये बिल्कुल तय है कि 48% लगभग 90,000 मत बीजेपी एनडीए जो गठबंधन है उसके पास कम है, तो उनको पूर्ति करना बहुत बड़ी चीज है। ये वोट कम नहीं होते, इनको इकट्ठा करना बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, एनडीए के लिए बड़ी समस्या है। तो इसलिए आने वाले समय में एक ये जुलाई का जो चुनाव है तो इसके अंदर बहुत मत का जो आएगा। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, मनीष जी हमारे साथ है। और यूपीए का जिस तरीके से जो आंकड़े सामने हैं, करीब 92,000 वोट जो हैं उनकी जरूरत आपको और है, लेकिन शिवसेना जिस तरीके से तलखी दिखा रही है, क्या लगता है आपको अगर वो आपसे छिटकती है और जिस तरीके से सहमति नहीं बन पाती है, कोशिश ये रहेगी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एक डिग्निटी वाला चुनाव रहता है और उसमें कोशिश ये रहती है सभी पार्टियों की कि वो अपने साथ में बैठ के मिलजुल कर बात करें, जैसा कि विनोद जी ने भी बताया कि राष्ट्रपति आपका बन जाए, उपराष्ट्रपति साझा जो भी उम्मीदवार अगला हो उस पर बन जाए। क्या इस तरह की भी कोई कवायद के लिए तैयार है बीजेपी? जी, जैसे मैंने कहा दुर्गेश जी कि अभी समय है इसमें, तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है या मान लीजिए निर्णय है उसको अभी ओपन नहीं हुआ है कि वो उस पर तय करना है ये भी। और दूसरी बात यह है कि संभावनाएं तो सभी खुली हुई है, आम सहमति सबसे अच्छा रास्ता है और उसके बाद में भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होने वाले हैं वो भी चुनाव जीते हैं, इसकी कोशिश है। और तीसरी बात जो अभी जैसे आपने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की संभावना होगी नहीं। शिवसेना के बारे में भी आप देखिए कि जो बड़े मुद्दे हैं देश के, उन विषयों पर पूरी सहमति बनी हुई है। जो लोकल लेवल पे कई बातें होती है, चुनाव में अपने संगठन आधार के विस्तार की बात है, उसमें जरूर उन्होंने लोकल चुनाव अलग लड़ा है और ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव है इस पॉलिसी में भी वो ठीक ही रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इस कदर हावी रही है कि शिवसेना उसकी सहयोग में पूरी तरह से लाभदायक स्थिति में रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बातें मौजूद है और शिवसेना का लेकिन दूर होने का कोई कारण फिलहाल ध्यान नहीं आता है। जबकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, नई परिस्थितियां जन्मी है, माननीय मोदी जी ने भी पूरा सहयोग शिवसेना के साथ और सदा उनके सहृदयता में रखा है। तो ये कोई दूर जाने का रास्ता नहीं बल्कि करीब रहने की बात है। लेकिन मैं जो आपको नए समीकरण बता रहा हूं वो ये है कि बिहार में और इसी प्रकार से जो मायावती जी का सीधा सीधा इच्छा जता दी है लालू यादव जी ने कि मायावती जी विपक्ष की इकट्ठी हो जाएंगी और साथ में आ जाएंगी, इसकी संभावना भी कम है क्योंकि यूपी के बाद में हालात बदले हैं। मायावती जी को भी ध्यान में आया है कि जो देश की फिजा है वो उनके साथ जाने में नहीं होगी, क्योंकि ये बात भी सही है कोई राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अस्तित्व को ही संकट में डाल देगा और ऐसी दशा में जिन लोगों के खिलाफ देश में हवा चल रही है, जिनकी नीतियों के खिलाफ जनता है, उन लोगों के साथ जाने का जी आपका इशारा सीबीआई की तरफ तो नहीं है, डरा धमका के और सबको अपने साथ लेने की बात तो नहीं है? जी मैं यही कह रहा हूं, सर्वसम्मति का जो एस्पेक्ट
सुशील जी ने सुझाया था, सर्वाधिक बड़ी बात वही है। और इसीलिए चूंकि जो डिफेक्शन है वो 2 लेवल पे अन्य दलों में आया है, और इस लेवल पे मायावती जी को आप एनडीए के साथ मानेंगे या यूपीए के साथ मानेंगे, ये अभी तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मायावती जी में भी राजनीतिक कौशल है। वो भी समझती हैं कि उनको लगता है कि जब वो रिजेक्ट हुए हैं और 19 सीटें उनके हिस्से में आई है तो देश की परिस्थितियां बदली है। तो अगर एक कोई निर्णय राष्ट्रपति चुनाव के जिसमें उनको भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, अगर वो एनडीए यूपीए के साथ समर्थन जाए, फिर भी भाजपा का जो राष्ट्रपति के कैंडिडेट है वो चुनाव जीते, तो फिर ऐसी दशा में उनकी स्थिति बड़ी अजीब होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल यहाँ एक और खड़ा होता है, क्या फिर तो समाजवादी पार्टी भी आपके साथ में आ सकती है और मुलायम समाजवादी पार्टी भी फिर तो एनडीए के साथ आ सकती है, क्योंकि योगी जी लगातार समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं जब सत्ता में रही है, अखिलेश यादव के किए हुए कामों को लेकर लगातार उनके ऊपर जांच बिठाने की कोशिशें कर रही, तो कहीं एक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये सब ताना बाना या एक भय का माहौल तो क्रिएट नहीं करना चाह रहे? मनीष जी, निश्चित रूप से जो आपने बात उठाई है बिल्कुल सही है। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनावों को लेकर के विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ जांचें शुरू करना और पुरानी सरकारों के खिलाफ जो अनावश्यक जो अच्छे काम हुए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करके और सीबीआई से और फला एजेंसियों से उनकी जांच करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना सगल है। वो जो भी काम करती हैं, वो पिछली सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर किसी न किसी बहाने से इस तरह की कार्रवाई करके उनको भुलाने का प्रयास करते हैं, नेताओं पर दबाव बनाते हैं कि वो हमारे साथ आए। तो सीबीआई का उन्होंने इस्तेमाल अपने नेताओं के खिलाफ किया, तो हो सकता है दूसरे सामने के नेताओं के खिलाफ तो वो कर ही सकती हैं और कर भी रही हैं। जिस तरह का चल रहा है मामला और जिस तरह से मुकदमे दर मुकदमे यूपी में बड़े जितने अच्छे अच्छे काम हुए हैं उन सबकी जांचें योगी जी ने खोल दी है। मोदी जी के बाद योगी जी ने मोर्चा ले लिया है और जो प्रक्रिया चल रही है उससे ऐसा लगता है कि भाजपा जो है घबराई हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव में कहीं उनके उम्मीदवार हार नहीं जाए। तो श्याम दाम दंड भेद हर नीति से वो विपक्षी लोगों को तोड़ करके अपने साथ लाना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है, जिससे छोटे मोटे दल जो है जो 90,000 जो इतने भी वोटों की कमी है वो जोड़ तोड़ करके उनको पूरा कर सके। दबाव का एक तरीका अपनाने का जो इन्होंने किया है वो सामने दिख भी रहा है। महेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक लंबा अनुभव पत्रकारिता का आपको है और आपने तो कई राष्ट्रपति के चुनाव देखे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके की फिलहाल जैसे बात है, विनोद जी ने भी कही कि एक सर्वसम्मति बननी चाहिए सभी पार्टियों को, क्योंकि ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला मामला नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है बड़ा ही डिग्निटी वाला चुनाव है। इसमें क्या कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि सभी मंच एक ही मंच पर आए, सारी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष, और एक कैंडिडेट को चुना जाए? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या खामियाजा इसका हो सकता है? क्या इतना इजी एनडीए गठबंधन के लिए रहेगा कि वो अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुन ले, और उसके लिए इजी वे में ये जो 90 से 92 हजार के वोटों का जो एक पार्ट बांटना, उसके लिए क्या इतना इजी हो जाएगा? जहां तक सवाल है कि 48 और 51 ये जो अभी जो प्रतिशत जो वोटों का जो एक अंतर है, इसे पाटने के लिए कोशिश की जा रही है और इसी का लाभ वो विपक्ष का जो दल है वो उठाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी हो गया वो गठबंधन से अगर कोई अपना प्रत्याशी बनाया जाए तो उसमें सबसे अगर कोई सशक्त है तो वो है प्रणब मुखर्जी। अगर प्रणब मुखर्जी राजी हो जाते हैं तो काफी कुछ मतलब जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसको थोड़ा सा डिफेंस में या मतलब क्या कहता है ना, कुछ जोड़ लगाना पड़ेगा। अब ये भी बात सही है कि बहुत से निर्दलीय और दूसरे छोटे मोटे जो दल हैं उनको भी मतलब अब बीजेपी जो गैर एनडीए के जो हैं लेकिन वो छोटे दल हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं थोड़ा बहुत, तो उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। और ये हमेशा ये रहे कि जरूरी नहीं है कि सर्वसम्मति से, कई बार राष्ट्रपति के चुनाव में ये है कि एक विपक्ष का उम्मीदवार भी रहा है और आपके जो सत्तारूढ़ दल का भी रहा है। हमारे भैरव सिंह शेखावत भी मतलब क्या करता है विपक्ष के उस समय उम्मीदवार हैं लेकिन उनको शिकस्त मिली थी। तो ऐसे ये जरूरी कोशिश तो यही होती है कि सर्वोच्च पद पर अगर कोई सर्वसम्मति से कोई प्रत्याशी को चुन लिया जाए तो उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए और करना भी कोशिश चाहिए।
लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है कि जैसे ही ये जो अभी जो पिछले जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से पूरे विपक्ष का जैसा भी जो मामला हुआ तो सभी ये एक महागठबंधन की बारे में सोचने लगे हैं कि भाजपा को कैसे रोका जाए। तो संभवतः यही विश्वास और जो बात है शायद ये आने वाले दिनों में ये चीज आ जाए और एक ये परीक्षण के तौर पे भी इससे ये आजमाया जा सकता है कि क्या महागठबंधन की संभावनाएं इस आगे 2019 में बन सकती है या नहीं। इस पे भी एक छोटा सा प्रयोग हो सकता है। हार जीत का प्रश्न नहीं है, जो भी इस सर्वोच्च पद पर बैठेगा वो एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं एक व्यक्तित्व होगा और पूरा उस राष्ट्र उसके हाथ में होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब क्या रणनीति बनाई जाती है ये सोचने की बात। बिल्कुल सही बात आपने कही है और महागठबंधन के लिए एक सेमीफाइनल इसे कहा जा सकता है क्योंकि 2019 के लिए अभी से ही बीजेपी लग गई है और इसी को लेकर अब विपक्ष जो है उसमें भी एक सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है।